आखिरकार कराकी को सुप्रीम कमांडर की बातें याद आती हैं। उसे याद आता है कि उसने सुप्रीम कमांडर से पूछा था कि वो इन ट्रेनीज को इतना खास व्यवहार क्यों दे रहे हैं, जबकि उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की और वो तो किसी खास हैसियत वाले भी नहीं हैं। लेकिन कमांडर ने उससे कहा था कि शिंजी की एबिलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमांडर ने समझाया कि भले ही बाकी ट्रेनीज औसत इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हों, लेकिन शिंजी की नजर में वो अभी भी बस बच्चे हैं। प्रेजेंट में कुराकी यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि शिंजी सच में इंसान है, और उसे एहसास होता है कि अगर शिंजी ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली होती तो उसकी ग्रोथ कितनी खतरनाक होती। उसे यह भी नोटिस होता है कि मीका इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी बिल्कुल कूल रही, और इतनी कम उम्र में ही वो बबलिंग लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। अचानक बाकी लोग कुराकी के पास आते हैं क्योंकि वो ख्यालों में खोया हुआ था। कुराकी कहता है कि वो ठीक है और सुझाव देता है कि बाद में सब शिंजी और बाकी लोगों से माफी मांगेंगे और उन्हें ड्रिंक पर भी इनवाइट करेंगे। कुछ देर बाद वो शिंजी को थैंक्स बोलता है उनकी जान बचाने के लिए, और पहले की बदतमीजी के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन शिंजी कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुराकी सिर्फ उनकी चिंता की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा था। थोड़ी देर में सब लोग रवाना होते हैं, लेकिन शिंजी वहीं रुकने का फैसला लेता है। वो उन्हें कहता है कि वो लोग चले जाएं, क्योंकि उसे लगता है कि नीचे अभी कुछ और है। वो दोबारा गहराई में तैरता है और उसे 2 स्टारड्यू फ्लावर मिलते हैं। अब वो पक्का हो जाता है कि मीका और युवा दोनों अपनी एबिलिटीज और इम्प्रूव कर पाएंगे। जब वो फाइनली बाहर निकलता है तो बाकी लोग वहां नहीं होते। तभी एक और मिलिट्री ऑफिसर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो शिंजी है। शिंजी चौंक जाता है, क्योंकि उसने उस आदमी की प्रेजेंस बिल्कुल महसूस ही नहीं की थी। जब वो पूछता है तो आदमी अपना नाम टोकिडो लाइट बताता है और कहता है कि वो लेडी नात्सुकी का असिस्टेंट है। वो शिंजरी को अपना बिजनेस कार्ड देता है और बताता है कि कुछ दिन पहले तक वो मिशन पर था, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। वो कहता है कि अगर कभी नात्सुकी ने शिंजी को परेशान किया हो तो उसे जरूर बताए। शिंजी समझ जाता है कि ये आदमी नात्सुकी का बॉडीगार्ड है और सोचता है कि क्या इसकी स्ट्रेंथ आयरन वैन स्टेट तक पहुंच चुकी है। वो टोकिडो से पूछता है कि उसे उससे क्या काम है और मीका कहाँ है। टोकिडो बताता है कि मीका और बाकी लोगों को घर भेज दिया गया है, लेकिन वो यहाँ इसलिए रुका है क्योंकि सुप्रीम कमांडर उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर शिंजी हक्का बक्का रह जाता है कि मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर उससे मिलना चाहता है। वो कार में बैठ जाता है। जब वो एंट्रेंस पर पहुंचता है तो एक बूढ़े आदमी को देखता है और पूछता है क्या वो सुप्रीम कमांडर फुआ हैं। कमांडर फुआ बताते हैं कि उन्होंने उसके बारे में अपनी पोती से सुना है। कमांडर उसे अंदर बुलाते हैं और बताते हैं कि नात्सुकी ने कहा है कि शिनजी अपने शरीर में फायर एनर्जी स्टोर कर सकता है। ये बात कमांडर को हैरान नहीं करती, क्योंकि दुनिया अभी पागलपन के दौर से गुजर रही है। वो बताते हैं कि इस तरह का पावर हाउस पैदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब शिंजजी कहता है कि वो बस लकी था, तो कमांडर उसकी सादगी पसंद करते हैं और समझ जाते हैं कि नात्सुकी को उसमें इंटरेस्ट क्यों आया। आखिर में कमांडर बताते हैं कि दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मेन है और आम लोग जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। बावजूद इसके शिंजी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो कभी भी आम लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। सो कमांडर उसे बताता है कि उसे जल्दी से लेवल अप करना पड़ेगा। दरअसल डार्कनेस सबसे झंझट वाला एनर्जी टाइप है, जो हर जीवित प्राणी को दिमागहीन मॉन्स्टर में बदल देती है। चूंकि लाइटनिंग एनर्जी ही वो ताकत है जो डार्कनेस को सबसे ज्यादा काउंटर कर सकती है, इसलिए कमांडर उसे समझाता है कि उसे अपनी और देश की भलाई के लिए जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना होगा। ये सुनकर शिंजकी वादा करता है कि वो और ज्यादा ट्रेनिंग में खुद को झोंक देगा। थोड़ी देर बाद कमांडर उसे एक मिलिट्री एक्सक्लूसिव फोन देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे सीधे बात कर सके। तुरंत ही शिंजी नर्वस होकर एक रिक्वेस्ट रखता है और चेयरमैन यान द्वारा बनाई गई अपनी वेपन दिखाता है, जो अब क्रैक हो चुकी है क्योंकि वो उसकी एनर्जी को झेल नहीं पाई। ये देखकर कमांडर भी दंग रह जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो तलवार यानागी की सबसे कीमती क्रिएशंस में से एक थी। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर शिंजजी के अंदर कितनी जबरदस्त ताकत छुपी है। फिर भी वो कहता है कि तलवार यहीं छोड़ दो, वो उसके लिए और ज्यादा स्ट्रांग तलवारें बनवाएगा। जब शिंजी बाहर निकलता है तभी उसे चेयरमैन यान का कॉल आता है कि यू मुसीबत में है। उधर ऑपरेशन थिएटर में युवा की हार्ट रेट गिरने लगती है और डॉक्टर उसके शरीर से एलिमेंटल ऑर्ब को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि वो काफी समय से कोमा में है और उसकी बची हुई एनर्जी अगर जबरदस्ती निकाली गई तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि क्या हम बस उसे मरते हुए देखेंगे। चेयरमैन बाहर खड़े खुद को कोस रहे होते हैं।
तभी शिंजरी पहुंचता है और पूछता है कि युवा की हालत क्या है और ये सब क्यों हुआ जब वो पहले स्टेबल थी। चेयरमैन उल्टा उससे पूछता है कि क्या उसे डार्क एट्रीब्यूट एनर्जी की प्रॉपर्टीज पता है। शिनजी को याद आता है कि डार्क एनर्जी जीवित प्राणियों की बुद्धि छीन लेती है। चेयरमैन मानता है कि युवा हमेशा से स्ट्रांग रही है, लेकिन शिनजिंजी ने उसे बचाया था, तभी उसने अपनी ही क्षमताओं पर शक करना शुरू कर दिया। इसलिए वो मिशन पर अकेली चली गई। वो खुद को दोषी मानता है कि काश वो जान पाता तो मिशन दोनों को एक साथ देता। तुरंत शिंजी अपना सिस्टम समन करता है, पूछने के लिए कि क्या युवा को बचाने का कोई तरीका है। सिस्टम कहता है कि वो तभी स्कैन कर सकता है जब शिंजी उसके शरीर को टच करे। शिंजी जी सीधे सर्जरी रूम में घुस जाता है। डॉक्टर उसे चिल्लाकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिंजी जी उन्हें धक्का देकर कहता है कि जब वो उसे बचा नहीं सकते तो सख्ती दिखाने का नाटक बंद करें। वो युवा का हाथ पकड़कर सिस्टम से कहता है कि उसे हर हाल में युवा को बचाना होगा। डॉक्टर विरोध करते हैं, सुरक्षा बुलाने की धमकी देते हैं। तभी चेयरमैन यान कह देते हैं कि उन्होंने अनुमति दी है। सब चुप हो जाते हैं। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि युवा के जख्म का तुरंत इलाज करना जरूरी है, लेकिन चेयरमैन उन्हें शिंजी की बात मानने को कह देते हैं। इस बीच शिंजी का सिस्टम स्कैन पूरा करता है और एक ट्रीटमेंट सुझाता है। स्टारड्यू फॉलोवर्स उसके शरीर में डालने होंगे और साथ ही उसकी बॉडी में लाइटनिंग एनर्जी इंजेक्ट करनी होगी। शिंजी तुरंत कहता है कि उसने युवा को बचाने का तरीका ढूंढ लिया है और सबको ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने को कहता है। डॉक्टर नाराजन होते हैं तो शिंजी पूरा शरीर लाइटनिंग एनर्जी से कवर कर देता है और चेतावनी देता है कि वो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ये सुनकर सब बाहर चले जाते हैं। शिंजी अपने पावर से स्टारड्यू फ्लोवर को पीसता है और युवा को खिलाता है। उसी पल उसकी बॉडी में लाइटनिंग एनर्जी दौड़ने लगती है। शिंजी वादा करता है कि वो उसे जरूर वापस लाएगा। कई घंटे बाद यूई की आंखें खुलती हैं और वो शिंजी को अपने पास बैठा देखती है। शिंजी खुश होकर उसे डांटता है कि ऐसी बेवकूफियां आगे मत करना। उलझन में यूई पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया है। शिनजसी बताता है कि वो तो बस लकी था कि उसे पानी के अंदर 2 स्टारड्यू फॉलोअर्स मिल गए, वरना वो उसे बचा नहीं पाता। धीरे धीरे युवा कहती है कि शायद वो उसे बोझ लगती होगी। शिनजची चौंक कर पूछता है वो ऐसा क्यों सोचेगी। वो उसे बताता है कि वो बेहद स्ट्रांग है क्योंकि वो स्प्रिंग सोर्स लेवल 3 पर है और दुनिया में उस लेवल के फाइटर्स मुश्किल से ही मिलते हैं। फिर भी उआ को लगता है कि वो उससे वीकर है, लेकिन वो उसे बोलता है कि जिद मत करो, तुम वीक नहीं हो, बस मैं ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। वो उससे पूछता है कि क्या उसने उससे ज्यादा स्ट्रांग कोई देखा है, और उआ को एहसास होता है कि वो सच कह रहा है। आखिर में शिनजी वापस सोने चला जाता है और उसे बोलता है कि परसों सुबह आउटस्कर्ट्स वाले फॉरेस्ट में मिलना, ताकि वो लोग रिहैब ट्रेनिंग कर सकें। 2 दिन बाद उआ एक म्यूटेंट मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से गिरा देती है और शिनजी बोलता है कि वो कमाल कर रही है। पता चलता है कि वो मॉन्स्टर स्प्रिंग सोर्स लेवल 3 के सबसे ऊपर वाले लेवल पर था और उसने उसे सिर्फ एक ही हिट में गिरा दिया। शिनजी को लगता है कि उआ की पावर अब शायद स्प्रिंग सोर्स लेवल 4 तक पहुंच चुकी है, लेकिन उआ बोलती है कि उसकी फालतू तारीफ मत करो, उसे अपनी स्ट्रेंथ खुद पता है। तो शिनजी मजाक में कहता है कि चलो आज का काम यहीं खत्म करते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और अनाउंसमेंट होती है कि स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का बड़ा सर्ज आया है। साथ ही शिनजी को जंगल के अंदर गहराई में फायर एनर्जी का एक बहुत ही वायलेंट उफान महसूस होता है। उधर कुछ लड़के जंगल में कैंप लगाए हुए होते हैं। यूटो रेन से बोलता है कि वो बाद में एक बड़ी मछली पकड़ेगा और दोनों मिलकर उसे ग्रिल करेंगे। रेन को यह सब बड़ा घटिया लगता है और वो बोलती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, और फिर वो कोयुकी नाम की लड़की की मदद करने चली जाती है। उसके जाते ही एक लड़का यूटो से पूछता है कि रेन को क्या हुआ है, तो यूटो बोलता है कि कुछ दिन पहले एक स्टनिंग ब्यूटी देखने के बाद से वो ऐसी हो गई है। दूसरा लड़का समझ जाता है कि यूटो किसी खूबसूरत लड़की को घूर रहा था, और यूटो मान भी लेता है कि वो लड़की अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल थी, जिससे बाकी लड़के भी उसे देखने को उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन नए लड़के को पता नहीं होता कि उसकी गर्लफ्रेंड ये सब सुन रही है। वो उसका कान पकड़कर उसे टेंट लगाने ले जाती है और बोलती है कि ये मौका मत गंवाना। यू कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने बाहर जाता है और उसे एक ऐसा फूल दिखता है जिसमें डार्क एनर्जी भरी होती है। एक फ्लैशबैक में रेन देखती है कि एक रिपोर्टर बता रहा है कि वर्ल्ड यूनियन ने अनाउंस किया है कि धरती अब की रेस्टोरेशन एरा में दाखिल हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब दुनिया भर में स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करना संभव है। अभी उसे लगता है कि इस फूल में वही पावर है जिससे वो किंग बन सकता है और उस हॉट लड़की को पा सकता है जिसे उसने उस दिन देखा था।
वो ये भी सोचता है कि ये अच्छा मौका है शिंजी को कुचलकर नत्सुकी के सामने उसे शर्मिंदा करने का। वो तुरंत वो फूल निगल लेता है और महसूस करता है कि इसका असर बहुत तगड़ा है। उसका शरीर डार्क एनर्जी से भर जाता है और ये डिस्ट्रक्टिव पावर उसे और भी ज्यादा एक्साइट कर देती है। थोड़ी देर बाद उसे मदद की चीख सुनाई देती है। बाकी लोग म्यूटेंट बीस्ट्स से घिरे होते हैं। एकदम से यूटो वहां पहुंचता है और वॉल्व्स को उड़ाकर रख देता है। रेन उसे सावधान करती है कि यह खतरनाक है, लेकिन यूटो बोलता है कि ये सब उसके लिए बस इंसेक्ट्स हैं। रेन सोचती है कि यूटो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया और क्या इंसान सच में ऐसी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यूटो के दोस्त समझ जाते हैं कि ये वही चुई कल्टीवेटर वाली चीज है जिसकी न्यूज में चर्चा हो रही थी। ये सुनकर रेन सोचती है कि एक स्ट्रांग आदमी ही वही है जिसकी उसे जरूरत है। इसी बीच शिंजी को डार्क एट्रीब्यूट क्वी पास आता महसूस होता है और वो उआ को लेकर एक ऊंचे किनारे पर छुप जाता है। तुरंत म्यूटेंट वॉल्व्स का एक झुंड उनके पास से भागता हुआ गुजरता है और उआ सोचती है कि इन वॉल्व्स का क्या हाल हो गया। शिंजी उनके घाव देखकर समझ जाता है कि उन्हें डार्क एट्रीब्यूट ची ने पूरी तरह से करप्ट कर दिया है। उआ पूछती है कि क्या उन्हें यह रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन शिंजी बोलता है कि पहले स्थिति को समझ लेते हैं ताकि अपनी टीम को कैसे भेजना है वो तय कर सकें। उससे पहले शिंजी उन म्यूटेंट वॉल्व्स के सामने आ जाता है क्योंकि उसने कमांडर फुआ से वादा किया था कि वो सिविलियंस को नुकसान नहीं होने देगा। वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी से उन्हें तुरंत राख कर देता है। फिर वो दोनों जंगल के अंदर और आगे जांच करने निकलते हैं। उन्हें कुछ निशान मिलते हैं कि यहां लोग कैंप कर रहे थे, लेकिन अचानक यूटो शिंजी के पीछे से हमला करने के लिए कूद पड़ता है। उआ तुरंत एक आइस बैरियर बनाकर शिंजी को बचा लेती है। यूटो देखता है कि ये लड़की भी हॉट है और सोचता है कि हाल में इतनी हॉट लड़कियां शिंजी के आसपास क्यों जमा हो रही हैं। आखिरकार यूटो रुकता है और उआ से बोलता है कि वो काफी प्रिटी है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ कभी ड्रिंक करने चलेगी। लेकिन उआ उससे पूछती है कि वो कौन है और उसने शिंजी पर हमला क्यों किया। यूटो बताता है कि उसका शिंजी से पुराना बीफ चल रहा है, इसलिए वो उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता था। लेकिन उई पूछती है कि क्या उसे सच में लगा कि इतना वीक अटैक शिंजी पर कोई असर करेगा। आखिरकार शिंजी उससे पूछता है कि क्या उसने कल्टीवेटर बनने के लिए कोई एलिमेंटल एनर्जी निगल ली थी, और यूटो मान जाता है कि हाँ, लेकिन वो पूरा पका हुआ कल्टीवेटर नहीं है। जब शिंजी को पता चलता है कि वॉल्व्स पर हमला भी उसी ने किया था, वो कहता है कि अगर वो वॉल्व्स शहर तक पहुंच जाते तो कई लोग मर सकते थे। लेकिन यूटो बोलता है कि वीकलिंग्स की जान उसे अब फर्क नहीं पड़ती क्योंकि वो अब एक कल्टीवेटर है। ये सुनकर उआ चिढ़ जाती है तो शिंजी फैसला करता है कि ऐसे इंसान को बातों से नहीं बल्कि फिस्ट्स दिखाकर ही समझ आता है। ये बात यूटो को एक्साइट कर देती है और वो असली फाइट दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। यूटो का शरीर डार्क एनर्जी छोड़ना शुरू कर देता है और शिंजी महसूस करता है कि वो म्यूटेशन लेवल 2 के आसपास है। शिंजी को हैरानी होती है कि सिर्फ एक फल से इतनी बड़ी इवोल्यूशन कैसे हो गई। तुरंत यूटो उसके पीछे घूमकर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिंजी तुरंत उसे ब्लॉक कर लेता है। यूटो ताना मारकर उसकी स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन जब शिंजी उससे पूछता है कि क्या यही उसकी पूरी पावर है, यूटो गुस्से में आकर चिल्लाता है डाई और उस पर लगातार हमला करने लगता है। लेकिन शिंजी उसके हर अटैक को आसानी से ब्लॉक करता रहता है, जिससे यूटो हैरान हो जाता है। आखिर में शिंजी उसे बोलता है कि वो बहुत वीक है और उसकी लीग से बहुत बाहर है। फिर शिंजी एक पंच उसके चेहरे पर मारता है और उसे एक ही हिट में गिरा देता है। उसके दोस्त दौड़कर उसे देखने आते हैं कि वो ठीक है या नहीं। रेन सोचती है कि शिंजी इतना स्ट्रांग कब हो गया और उसे पछतावा होता है कि उसने पहले शिंजी से ब्रेकअप क्यों किया। तुरंत शिंजी हुआ को कहता है कि इस ग्रुप को कैप्चर करो और चेक करो कि इनके जैसे और लोग तो नहीं हैं। उआ तुरंत चेयरमैन से संपर्क करके पहाड़ को सील करने का आदेश देती है। यूटो को यकीन नहीं होता कि वो शिंजी से हार गया। तभी अचानक एक रहस्यमयी चीज उसके सामने आती है और पूछती है कि क्या वो पावर चाहता है। वो खुद को एक डार्क सिंहासन कक्ष में पाता है जहां एक अंधकारमय अस्तित्व उससे पूछता है कि क्या वो ताकत चाहता है। यूटो कबूल करता है कि उसे ओवरवेलमिंग पावर चाहिए और वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, बस वो शिंजी को कुचल सके। तुरंत वो डार्क बीइंग उसकी मानसिक दुनिया में डार्क एनर्जी भर देता है और यूटो खुश हो जाता है कि उसे आखिरकार वो पावर मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। रियल वर्ल्ड में उआ सबको बताती है कि अब वो कल्टीवेशन एसोसिएशन के आदेशों के तहत काम करेंगे। अचानक यूटो से भारी डार्क एनर्जी का विस्फोट होता है जो उसके दोस्तों को पीछे धकेल देता है। शिंजी फौरन उआ को वहां से खींचकर बचाता है क्योंकि यूटो से निकल रही ऊर्जा आसपास के पौधों को तक नष्ट कर रही थी।
ये उनके दोस्तों की लाइफ फोर्स चूसना शुरू कर देती है और शिंजी समझ जाता है कि जनरल के की भविष्यवाणी सच हो गई है। एक रहस्यमयी डार्क बीइंग उनके सामने प्रकट होता है जो खुशी से चिल्लाता है कि वो आखिरकार इस दुनिया में लौट आया है जो स्वादिष्ट ऊर्जा से भरी हुई है। उआ महसूस करती है कि यूटो की पावर वेलस्प्रिंग लेवल 2 से लेवल 4 तक एक झटके में पहुंच गई। लेकिन शिंजी उसे सावधान करता है कि वो चीज शायद अब यूटो नहीं रहा। तभी सिस्टम शिंजी को नोटिफाई करता है कि उसने डार्क मोनार्क को डिटेक्ट किया है, एक प्राइमरी डार्क टाइप मॉन्स्टर। शिंजी को इमरजेंसी मिशन मिलता है कि वो डार्क मोनार्क को हराए। इनाम में एक नया स्पिरिचुअल एनर्जी एट्रीब्यूट स्लॉट मिलेगा। शिंजी सोचता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा, इसलिए उसे अंदाजा नहीं कि इसके अटैक्स कैसे होंगे। मॉन्स्टर शिकायत करता है कि जिन वीकलिंग्स को उसने खाया उनके फ्लैश और ब्लड कमजोर थे, इसलिए वो पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाया। लेकिन डार्क मोनार्क को महसूस होता है कि शिंजी और उआ के शरीर में बहुत स्ट्रांग ची है, जिसे लेकर वो पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। वो तय करता है कि वो पहले उआ को लेगा, क्योंकि वो वीक दिखती है, और उस पर एक डार्क एरो छोड़ता है। लेकिन शिंजी उसे तुरंत थंडर फ्लेम से घोल देता है। ये देखकर डार्क मोनार्क को मजा आता है और वो सोचता है कि शिंजी किस्मत से उसका अटैक रोक पाया। शिंजी उससे पूछता है कि वो क्या है और यूटो कहाँ है। मॉन्स्टर कहता है कि ये जानने के लिए वो अभी बहुत छोटा है, उसे बस दो चॉइस हैं, सबमिट करो या डेथ चुनो। जब शिंजी समझ जाता है कि बातों से कुछ नहीं होगा, मॉन्स्टर हंसता है कि एक इंसान उससे तर्क कर रहा है। वो उन्हें अल्टीमेट डार्कनेस की दहशत दिखाने का फैसला करता है। डार्क मोनार्क एक भारी डार्क क्लाउड छोड़ता है जो शिंजी को ढक लेता है। उआ तुरंत अपनी आइस पावर से उस क्लाउड पर हमला करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर कहता है कि इतने वीक अटैक उससे कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उन्हें अपनी किस्मत के आगे झुक जाना चाहिए। शिंजी अचानक बादल के अंदर से जोर लगाकर अपना हाथ बाहर निकाल देता है और एक ही झटके में पूरे बादल को टुकड़ों में काट देता है, जिससे मॉन्स्टर शॉक में रह जाता है। आजाद होते ही शिंजी उस मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या यह सच में उसकी पूरी पावर थी। ये बात डार्क मोनार्क को चिढ़ा देती है, तो वो उसे एक फॉलिश ब्रैट कहकर पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि सिर्फ डार्क वॉइड की सील तोड़ देने से वो उसके सामने खड़ा हो सकता है। यूई भी शिंजी के साथ फाइट करने की ऑफर देती है, लेकिन शिंजी उसे वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि ये उसकी पूरी पावर टेस्ट करने का बढ़िया मौका है। वो पूछती है कि उसका मतलब क्या है, तो शिंजी अपने चारों ओर थंडर फ्लेम शील्ड बना लेता है और तेजी से जाकर मॉन्स्टर का चेहरा पकड़ लेता है। एक ही मूव में वो थंडर फ्लेम ब्लास्ट छोड़ता है, जो डार्क मोनार्क को पीछे कई फीट दूर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन में फेंक देता है। पत्थर में ढंसा हुआ डार्क मोनार्क यकीन नहीं कर पाता कि एक कमजोर ह्यूमन ने उसे ऐसे उड़ा दिया। शिंजी उससे पूछता है कि क्या वो डर गया है, और गुस्से में पागल मॉन्स्टर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। करीब आते ही वो शिंजी पर एक डार्क वेव फेंकता है, लेकिन शिंजी उस अटैक को हवा में ही रोक देता है। डार्क मोनार्क हैरान रह जाता है कि शिंजी ने उसका अटैक एक हाथ से रोक लिया और उसे जरा भी डैमेज नहीं हुआ। तभी उसे एहसास होता है कि ये अब कोई गेम नहीं है। शिंजी पूछता है कि क्या अब आखिरकार उसे डर लगना शुरू हुआ है, और कहता है कि अफसोस है कि उसे तो फुल पावर भी नहीं लगानी पड़ेगी इसे हराने में। ये देखकर कि शिंजी ऑर्डिनरी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, डार्क मोनार्क जान बचाने के लिए भाग जाता है। उसकी प्लानिंग होती है कि वो और ह्यूमन खाकर खुद को स्ट्रांग बनाएगा और फिर बदला लेने वापस आएगा। लेकिन शिंजी उसे भागने नहीं देता और उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है, जिससे उसका पूरा शरीर हिल जाता है। इस अटैक से डार्क मोनार्क एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन उसी में से एक काला बैट निकलकर उड़ जाता है। शिंजी समझ जाता है कि डार्क मोनार्क अपनी जान बचाने के लिए अपना ज्यादातर शरीर छोड़कर भाग गया है। वापस आने पर उआ उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो उसे तुरंत चेयरमैन को कॉल करने को कहता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर का एक हिस्सा बचकर निकल गया है। उसी दिन एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है कि दोपहर में मौसम बहुत खराब होने वाला है, इसलिए लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है ताकि किसी बड़े डिजास्टर से बचा जा सके। सड़क पर एक लड़की किसी को इसके लिए ब्लेम करती है और बोलती है कि आज ही बारिश क्यों होनी थी जब उसे बाहर हैंग आउट करना था। तभी कोई उसे पूछता है कि वो किसके बारे में बोल रही है, और अगले ही पल वो डार्क बैट के एम्बुश में फंस जाती है। बैट लड़की को छू ही पाता कि उससे पहले शिंजी उसे सीधा बिजली के जोरदार फेस शॉट से उड़ा देता है, और फिर वो लड़की से पूछता है कि वो बाहर घूम क्यों रही है जब न्यूज ने साफ मना किया था। तभी आसमान में कई और डार्क बैट्स दिखने लगते हैं, तो वो उसे बोलता है कि जल्दी घर भाग जाओ जब तक आसमान साफ नहीं हो जाता, क्योंकि बाहर रहना बहुत डेंजरस है।
शिंजी को ट्रक के ऊपर खड़ा देखकर लड़की पूरी तरह उससे मेस्मराइज्ड हो जाती है क्योंकि वो उसे बेहद कूल लगता है। लेकिन शिंजी उसे इग्नोर कर देता है और यू का कॉल उठा लेता है। यू बताती है कि जो डार्क एट्रीब्यूट क्रीचर भागा था वो सोच से ज्यादा परेशानी वाला है क्योंकि उसने खुद को अनगिनत बैट्स में बांट दिया है और सिविलियंस पर अटैक शुरू कर दिया है। ये बैट्स इंसानों के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। अभी ये बैट्स लेवल 2 तक पहुंच चुके हैं और फीड करते जा रहे हैं। शिंजी समझ जाता है कि ये बैट्स शहर के लोगों को अपनी एवोल्यूशन का फ्यूल बनाना चाहते हैं और अगर ये लेवल 3 तक पहुंच गए और डार्क मोनार्क रिवाइव हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर डार्क मोनार्क सोच रहा है कि वो शहर के हर इंसान को निगलकर अपनी फुल पावर वापस ले आए और फिर लौटकर शिंजी को टॉर्चर करके मार डाले। कुछ देर बाद मिलिट्री ऑफिसर्स को इस बैट इश्यू से निपटने के लिए मोबिलाइज कर दिया जाता है। ऑनलाइन फोरम्स पर लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि बैट्स इधर उधर घूम रहे हैं। इसी बीच नात्सुकी और उसकी टीम तेजी से इन पोस्ट को हटाने लगती है क्योंकि लोग घर में नहीं बैठते और डर फैलाने वाली पोस्ट डालते जा रहे हैं। वो सोचती है कि लोग इतने स्टबन क्यों हैं और मन में सोचती है कि काश इंटरनेट ही काट दिया जाए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लाखों लोगों तक फैल रही है और इसे रोकना मुश्किल है। लेकिन टोकीटो उसे याद दिलाता है कि इंटरनेट काटने से और बड़ा पब्लिक पैनिक होगा और हालात बिगड़ जाएंगे। नात्सुकी कहती है कि वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी, फिर वो पूछती है कि मिलिट्री डिप्लॉय हुई या नहीं क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं। टोकीटो बताता है कि अमामी सिटी जाने वाली सारी रोड्स लेवल 3 बैट्स ने ब्लॉक कर दी हैं और अंदर घुस पाना नामुमकिन है। नात्सुकी फिर शिंजी को याद करती है और उम्मीद करती है कि वो सेफ होकर शिंजी और यू हेडक्वार्टर्स वापस पहुंचते हैं और शिंजी कंफर्म करता है कि उसकी टीम सुरक्षित है। मिका और क्यूरी ट्रेनिंग कर रहे थे जब उन्हें बुलाया गया, लेकिन केन और उसका भाई एक बैट के अटैक का शिकार हुए। हालांकि केन ने उसे उड़ा भी दिया और मजे से रोस्ट भी कर लिया। आखिरकार उन्हें चेयरमैन की मीटिंग में बुलाया जाता है जहां उन्हें मिलिट्री के साथ बात करनी है। बैठक शुरू करने के लिए चेयरमैन इशारा करते हैं और कमांडर फुआ तुरंत अमामी सिटी रेस्क्यू ऑपरेशन का मुद्दा सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि शहर की तरफ जाने वाली सारी मेन रोड्स बैट्स ने पूरी तरह ब्लॉक कर दी हैं। इसके अलावा अमामी सिटी के साउथ ईस्ट वाले सिविक हॉल में एक बहुत बड़ा एनर्जी रीडिंग मिला है और शक है कि वही मेन बैट है जो बाकी म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। कोवोरी ये सुनकर हिल जाती है और केन उसकी हालत नोटिस कर लेता है। थोड़ी देर बाद कमांडर प्लान बताता है, ईस्ट हाईवे से फोर्स एंट्री करनी है, सिटीजन्स के लिए इवैक्यूएशन रूट बनाना है और फिर हैवी बॉम्ब्स डालकर पूरे एरिया को दबाना है। सिटीजन्स को जल्दी निकालने के लिए फुआ चाहता है कि कल्टीवेटर्स एसोसिएशन एक अलग रूट ले और सिविक हॉल तक पहुंचकर सपोर्ट दे। उनका कैलकुलेशन है कि पूरा ऑपरेशन 50 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए, वरना सिविक हॉल वाला क्रीचर अपनी एवोल्यूशन पूरी करके किसी ऐसे रूप में बदल जाएगा जिसे रोकना मुश्किल होगा। कमांडर पूछता है कि किसी को कोई सवाल है। कायरी डरते हुए पूछती है कि अगर मिलिट्री समय पर सिविक हॉल तक नहीं पहुंची तो क्या होगा। कमांडर साफ कह देता है कि टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं की जाएगी, बॉम्ब्स तय समय पर गिरेंगे और उन्हें उसी टाइम लिमिट में म्यूटेंट क्रीचर को खत्म करना होगा। यह सुनकर कायरी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इससे सिटीजन सीधे खतरे में पड़ेंगे, लेकिन कमांडर उसे याद दिलाता है कि अगर डार्क एट्रीब्यूट क्रीचर इवॉल्व हो गया तो खतरा सिर्फ अमामी सिटी का नहीं बल्कि पूरे देश का होगा। जब कायरी फिर सवाल करने लगती है, कमांडर पूछता है कि क्या उसका फैमिली सिविक हॉल वाले एरिया में है। कायरी मान लेती है कि उसका परिवार सिविक हॉल के बिल्कुल पास वाले इलाके में रहता है। माहौल एक पल के लिए चुप हो जाता है। मीका तुरंत उसे अश्योर करती है कि वो उसके फैमिली को बचा लेगी क्योंकि शिंजी ने उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी है और उसकी स्किल्स अब बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं। केन भी बोलता है कि वो अपने भाई को भेज देगा जो कार से उसके फैमिली को पिक कर लेगा। कमांडर ये सुनकर कह देता है कि कायरी इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले सकती। कायरी नाराज होकर पूछती है, क्यों? फुआ समझाता है कि जिसकी इमोशंस उसके जजमेंट को प्रभावित कर सकती हैं वो मिशन को रिस्क में डाल देगा। कमांडर फुआ तुरंत चेयरमैन यानगी से पर्सनल असाइनमेंट्स बदलने के लिए कहता है। चेयरमैन झिझकता है, तभी शिंजी बोल पड़ता है और कमांडर से रुकने की गुजारिश करता है क्योंकि उसके प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। कमांडर पूछता है, कौन सी गड़बड़? शिंजी बताता है कि सिर्फ एम्यूनेशन से मॉन्स्टर को कोई खास डैमेज नहीं होगा। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कमांडर पूछता है उसे ये कैसे पता। शिंजी बताता है कि वो पहले ही उस मॉन्स्टर को कुछ देर पहले बुरी तरह जख्मी कर चुका है। वो प्रपोज करता है कि सुप्रीम कमांडर का प्लान छोड़कर उसका प्लान फॉलो किया जाए। कमांडर पूछता है, उसका प्लान क्या है? शिंजी याद दिलाता है कि उसने कुछ दिन पहले एक खास वेपन मंगाने को कहा था
अब वो उसी वेपन का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट देगा। इसी बीच नात्सुकी और एक मिलिट्री टीम अमामी सिटी के हाईवे एंट्रेंस पर पहुंचती है। टनल के बाहर नात्सुकी अपनी डिवाइस से एनर्जी लेवल चेक करती है और समझ जाती है कि उसे वो सोड शिंजी तक पहुंचना है ताकि वो शहर के सिटीजन्स को बचा सके। कॉम्स पर कमांडर आदेश देता है कि सभी फोर्सेस क्रीचर को नष्ट करने के मिशन की शुरुआत करें। ऑपरेशन ईस्ट हाईवे से शुरू होकर अमामी सिटी सिविक हॉल पर खत्म होना है। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सोड को सिविक हॉल तक पहुंचाना और 5 प्लाटून्स इस मिशन में शामिल होंगे। सैनिक गन्स ब्लेजिंग करके टनल में घुसते हैं और बैट्स को मारने लगते हैं, लेकिन कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। नात्सुकी उन्हें सिग्नल करती है कि वो उसके पीछे आए और वो उन्हें जिंदा बाहर निकालने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड है। उधर शिंजी कई बैट्स को लाइटनिंग एनर्जी से वेपराइज कर देता है और सोचता है कि काश उसने मॉन्स्टर को फॉरेस्ट में ही रोक लिया होता ताकि इतनी परेशानी ना होती। उसके पीछे मिका और युए अपनी पावर से बाकी बैट्स को संभालने के लिए दौड़ती हैं। उशिवा आसमान में उड़ते बैट्स की संख्या देखकर घबरा जाती है और साफ दिख रहा है कि ये बैट्स लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बैट्स की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है और सब डर रहे हैं कि कहीं ये मर्ज होकर कोई बेहद ताकतवर मॉन्स्टर ना बना दें। लेकिन शिंजी उन्हें भरोसा दिलाता है कि ये उसे जंगल में नहीं हरा पाए थे और अब भी नहीं हरा पाएंगे। वो उन्हें यह भी बताता है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी है नात्सुकी से सिविक हॉल में मिलना। उसी समय नात्सुकी और उसकी टीम के कुछ लोग बुरी तरह घायल होने के बावजूद किसी तरह टनल से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है, यूटो बैट्स के बीच से प्रकट होता है और नात्सुकी से कहता है कि वो उसकी अपनी है और उसे गॉर्जियस बुलाता है। नात्सुकी ये देखकर हैरान रह जाती है कि शहर में हुई इतनी भारी तबाही का जिम्मेदार वही है। लेकिन यूटो साफ बोलता है कि उसे इस दुनिया के ट्रैश को खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर नात्सुकी चिढ़ जाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारने जाती है, लेकिन यूटो पर उसका कोई असर नहीं होता। नत्सुकी शॉक्ड रह जाती है। यूटो बताता है कि कल्टीवेटर्स जैसे लोग उसे एक फीस्ट जैसे लगते हैं। अगर वो सिर्फ शहर के लोगों को खाता तो अपनी पीक स्ट्रेंथ का आधा ही वापस पा पाता, लेकिन अब उन्हें भी कंज्यूम करके वो अपनी पूरी ताकत वापस पा लेगा। उसी वक्त डार्क मोनार्क यूटो के शरीर से बोलता है और कहता है कि वो सब उसकी नरिशमेंट बन जाएंगे जैसे यूटो बन गया। जैसे ही मोनार्क नात्सुकी को डार्क एनर्जी से ढकने लगता है, अचानक आइस अटैक उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ये टोकिडो था। टोकिडो सीधा कहता है कि मोनार्क आज यहीं मरेगा। मोनार्क सेंसिंग करता है कि टोकिडो लेवल 5 तक पहुंच चुका है और उसे खाकर वो अपनी पीक से भी ऊपर इवॉल्व हो सकता है। लेकिन टोकिडो नात्सुकी को कहता है कि वो तुरंत शिंजी तक पहुंचे, जबकि वो यहां इसे संभालेगा। नात्सुकी अपने लोगों के साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन टोकिडो को सावधान रहने को बोलती है। मोनार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोकिडो आइस की दीवार बनाकर उसकी डार्क एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। नत्सुकी और उसके सैनिक बैट्स के बीच गन्स ब्लेजिंग भागते हैं, लेकिन बैट्स उनके ऊपर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। एक इवॉल्व्ड बैट सामने आता है तो नत्सुकी समझ जाती है कि नॉर्मल एम्यूनिशन पर उसका कोई असर नहीं होगा। कुछ आदमी गिर जाते हैं और वो सिर्फ यही दुआ करती है कि वो वेपन डिलीवर कर पाए। वो सोचने लगती है कि ना जाने शिंजी ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक पहुंच पाया या नहीं, लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर आगे बढ़ती रहती है। तभी एक बैट उसके पीछे से उस पर झपटता है, लेकिन अगले ही पल वो रोस्ट हो चुका होता है क्योंकि शिंजी वहां पहुंच चुका था। नात्सुकी उसे देखकर राहत की सांस लेती है। शिंजी उसके सिर पर हाथ रखकर बताता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं। वो जल्दी से उसे वो वेपन दिखाती है जो उसे अपने ग्रैंडफादर से मिला था। शिंजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कवासाकी और बाकी सैनिकों को पीछे हटने को कहता है। फिर वो अपनी सोर्ड में थंडर फ्लेम भरता है और क्रॉस स्लैश नाम की मूव इस्तेमाल करता है। ऊपर उड़ रहे सारे बैट्स एक ही झटके में चीर कर गिर जाते हैं। सैनिक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, लेकिन कवासाकी को अपने दोस्त से यही उम्मीद थी। नत्सुकी उसे अमेजिंग कहकर बोलती है कि उसे भी ये टेक्निक सिखाए। शिंजी मान जाता है, लेकिन कहता है कि पहले उसे अपना क्यूआई लेवल 4 तक ट्रेन करना पड़ेगा। शिंजी कंफर्म करता है कि सिर्फ यही सैनिक बैट्स को चीरकर यहां तक पहुंच पाए, बाकी सब कैजुअल्टीज बन चुके हैं। नात्सुकी भी यही बताती है और जोड़ती है कि टोकिडो इस समय यूटो से लड़ रहा है, तो वो चाहती है कि शिंजी जाकर उसकी मदद करे। लेकिन शिंजी को हैरानी होती है कि यूटो डार्क मॉन्स्टर द्वारा निगला नहीं गया और वो सोचता है कि क्या यूटो फिर से रिवाइव हो गया है। उधर टोकिडो लगातार मॉन्स्टर से लड़ रहा है। मॉन्स्टर उसे चिढ़ाता है कि क्या उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म नहीं हो रही। टोकिडो कई बैट्स मारता है, लेकिन डार्क मोनार्क बताता है कि ये बैट्स हमेशा मल्टीप्लाई होते रहेंगे।
टोकिडो देखता है कि बैट्स अपने डेड साथी को खाने के बजाय सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं ताकि ये आगे बढ़ते रहें। कुछ बैट्स तो लेवल 3 तक इवॉल्व भी हो चुके हैं। टोकिडो अगली वेव से बचने के लिए एक आइस शील्ड बनाता है, लेकिन बैट्स लगातार उसकी दीवार को पीटते रहते हैं और आखिरकार ताकत से तोड़कर उस पर टूट पड़ते हैं। टोकिडो पीछे धकेल दिया जाता है और घायल भी होता है, और उसे समझ आता है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। मोनक उसे पीछे हटता देख पूछता है कि क्या वो डर गया। टोकिडो तुरंत आइस थॉर्न फेंककर उसे भेजता है, लेकिन मोनक पर कोई असर नहीं होता। मोनक उसे डार्क एनर्जी में समेटकर आइस थॉर्न को निगल लेता है। टोकिडो दंग रह जाता है। मॉन्स्टर बताता है कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था, टोकिडो की मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी को निगलने का। तकीटो को समझ आ जाता है कि सामने वाला अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खाकर फिर से अपने प्राइम लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए डार्क मोनाक भी अब उसी अंदाज में जवाब देने का फैसला करता है। डार्क मोनाक सीधा टकीटो पर डार्क एनर्जी फेंकता है और टकीटो वहीं खड़ा रहता है, दूर खड़ी नत्सुकी से माफी मांगते हुए। लेकिन डार्क एनर्जी उसके पास पहुंचने से पहले शिंजी कूदकर उसके आगे खड़ा हो जाता है और पूरा वार खुद पर ले लेता है। टोकिटो चिल्लाकर उसे हटने को कहता है, क्योंकि ये योनन लेवल 4 का फुल फोर्स अटैक है और कोई भी इसे झेल नहीं सकता। लेकिन शिंजी सिर्फ एक हाथ, और वो भी थंडर फ्लेम से भरा हुआ हाथ, आगे करता है और पूरा अटैक ऐसे उड़ा देता है जैसे कुछ था ही नहीं। टोकिटो ये देखकर दंग रह जाता है। फिर वो पूछता है कि यंग लेडी सुरक्षित है या नहीं। शिंजी बताता है कि वो अभी बैट्स को साफ करने में लगी है। शिंजी टोकिटो से कहता है कि वो भी जाकर उनकी मदद करे और कहता है कि इस बंदे को खत्म करके वो खुद भी वहां पहुंच जाएगा। टोकिटो चला जाता है। अब शिंजी डार्क मोनक से कहता है, मरने से पहले बताओ असल में हो कौन। मोनक कहता है कि वो ऊटो है, लेकिन शिंजी मानता नहीं और कहता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी वो उसे एक झटके में मार देगा, इसलिए डरने का कोई कारण नहीं। डार्क मोनेक हंसकर पूछता है कि क्या शिंजी को सच में लगता है कि वो अभी भी वहीं लेवल पर है जहां वो जंगल में था। फिर वो कहता है कि अब वो अपनी पीक स्ट्रेंथ दिखाएगा। वो एक भयंकर एनर्जी ब्लास्ट शिंजी पर छोड़ता है, लेकिन शिंजी हिलता तक नहीं। वो बस पूछता है, बस इतना ही। शिंजी एक ही तलवार वार में उस अटैक को चीर कर आगे बढ़ जाता है और मोनाक को लगभग चीर ही देता है। मोनाक फटाफट कई बैट्स में बदलकर हवा में भाग जाता है। शिंजी फिर पूछता है, यही है तेरी पूरी ताकत? उधर बाकियों को समझ नहीं आता कि बैट्स अचानक हर दिशा में क्यों उड़ गए। यू मीका से पूछती है कि क्या वो भी ये ब्लैक क्लाउड से आती अजीब एनर्जी महसूस कर रही है, और लगता है सारे बैट्स को ब्लैक क्लाउड की तरफ इकट्ठा होने का आदेश दिया गया है। इसी दौरान नत्सुकी अपने डिवाइस पर रीडिंग्स देखती है और रीडिंग्स खतरनाक तरीके से ज्यादा हैं। वो कहती है कि आसमान में जो चीज बन रही है वो सुपर म्यूटेंट लेवल से मैच हो रही है। वह सारी मॉन्स्टर लेवल की कैटेगरीज अपने दिमाग में दोहराती है। एबनॉर्मल लेवल, बेहद छोटे खतरे वाले म्यूटेंट्स। कॉशन लेवल, सिविलियन के लिए थोड़ा रिस्क, लो रैंक कल्टीवेटर संभाल सकते हैं। हाई डेंजर लेवल, टाउन लेवल तबाही, मिड टीयर कल्टीवेटर्स की जरूरत। सुपर म्यूटेंट लेवल, छोटे शहर को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। टॉप टीयर कल्टीवेटर्स की जरूरत। पैनिक लेवल, पूरे देश को खतरा, बहुत कम कल्टीवेटर्स संभाल सकते हैं। वर्ल्ड अनाइलेशन लेवल, पूरी धरती खतरे में, वर्ल्ड अलायंस को पूरी ताकत लगानी पड़ती है। नात्सुकी को भले डर लग रहा हो, लेकिन वो खुद से कहती है, शिंजी जरूर वापस आएगा, जिंदा। वो यू को कहती है कि चेयरमैन यानागी को कांटेक्ट करे और तुरंत रीइंफोर्समेंट्स भेजने को बोले। वो खुद भी बैकअप मांगने जा रही है, क्योंकि शिंजी को हापिस उस मॉन्स्टर का अकेले सामना नहीं करने दिया जा सकता। इसी बीच मिलिट्री बेस में दूसरे स्क्वाड से कांटेक्ट टूट चुका है। वो सोचते हैं कि शायद बैट्स कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे हों। सुप्रीम कमांडर फुआ ये भी सोच रहा है कि नात्सुकी और बाकी टीम ब्रेक थ्रू कर पाए या नहीं। अचानक स्क्रीन पर दिखता है कि सारे बैट्स एक ही जगह जमा हो रहे हैं। कम्युनिकेशंस वापस आते हैं तो दूसरे स्क्वाड के लीडर टोयोटा बताते हैं कि वो मैसिव स्वॉर्म में फंसे हुए थे, शायद लेवल 2 बैट्स, जब तक कि अचानक आसमान साफ होना शुरू नहीं हुआ। दूसरे और तीसरे स्क्वाड दोनों एक जैसी रिपोर्ट देते हैं तो कमांडर डेथ काउंट टैली करने को कहता है। तभी उसे बताया जाता है कि नत्सुकी का कॉल आया है। कमांडर पूछ भी नहीं पाता कि उसकी स्थिति कैसी है, क्योंकि नत्सुकी सीधे बोलती है, एक सुपर म्यूटेंट लेवल मॉन्स्टर प्रकट होने वाला है। इस बात से सारे लोग हिल जाते हैं। तो कमांडर फुआ उसे पूछता है कि क्या उसे सच में समझ है कि वो क्या बोल रही है। वो मान जाती है कि हाँ,
क्योंकि सारे बैट्स एकदम से गायब हो गए थे ताकि उन्होंने जो स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब की थी वो ब्लैक क्लाउड के बीच वाले सुपर म्यूटेंट में डाल दी जाए। ये सुनकर एक सिपाही बोल देता है कि अब अमामी और बाकी सब लोगों का काम तमाम है, क्योंकि इसे केवल कोई लेवल 5 कल्टीवेटर या उससे ऊपर का ही संभाल सकता है। कमांडर ये सुनकर परेशान हो जाता है और नात्सुकी से माफी मांगता है, क्योंकि अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। नत्सुकी भी बोलती है कि उसे समझ है। तो कमांडर सारे यूनिट्स को ऑर्डर देता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार किए जाएं, क्योंकि किसी भी कीमत पर उस मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा। वो जोर देकर कहता है कि वो डैमेज को बाकी शहरों में फैलने नहीं देगा। उसके आदमियों में से एक उसे काल्म होने और पहले लेडी नत्सुकी को बचाने की बात कहता है, लेकिन कमांडर उसे टोक देता है कि वो सैनिक हैं और सिटीजन्स की सेफ्टी सबसे पहले आती है। जैसे ही कमांडर बॉम्ब्स डिप्लॉय करने बढ़ता है, तभी शिंजी कॉम्स पर बोलता है और कमांडर हैरान रह जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। शिंजी उसे कहता है कि बॉम्ब्स गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस क्रीचर को गिरा देगा, इवन अगर वो सुपर म्यूटेंट ही क्यों ना हो। ये सुनकर सारे सोल्जर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। जब वो पैनिक करने लगते हैं तो शिंजी उन्हें बोलता है कि पैनिक मत करो, उसके पास रीजन है ये बोलने का। शिंजी कमांडर से कहता है कि अगर वो अमामी सिटी और अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाना चाहता है तो वो उसकी अगली बात में कोऑपरेट करे। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद कमांडर पूछता है कि उसे क्या करवाना है। तो शिंजी बोलता है कि मिलिट्री इस लड़ाई में टूटी हुई हर चीज का पूरा खर्चा उठाए। उधर डार्क मोनार्क अपनी एवोल्यूशन पूरी कर लेता है। वो खुश होता है कि वो वापस जिंदा हो गया है और लेवल 5 के पीक तक इवॉल्व हो चुका है और उसे अपनी इनविंसिबिलिटी महसूस हो रही है। वो शिंजी को कहता है कि जंगल में उसे न मारने का उसे पछतावा होगा, लेकिन शिंजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनार्क एक ह्यूज बैट छोड़ता है, जिसे जायंट शैडो नेट कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी तकनीक पर घमंड कर रहा होता है, उसे और मिलिट्री बेस के ऑफिसर्स को एक शॉकिंग चीज दिखती है। पलक झपकते ही शिंजी उस बैट को बिजली की एक स्ट्राइक से 2 हिस्सों में काट देता है। बेस के लोग सोचने लगते हैं कि क्या उसने लेजेंडरी लाइटनिंग एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है। कमांडर भी स्टंट रह जाता है, क्योंकि शिंजी ने सबकी एक्सपेक्टेशंस को पार कर लिया है। उधर मिलिट्री लोग इवैक्यूएशन के लिए लोगों को बसेस में चढ़ा रहे हैं। लोग इतनी बड़ी लाइटनिंग देखकर सोचते हैं कि क्या ये किसी कल्टीवेटर की पावर है, और वो यकीन नहीं कर पाते कि कोई इंसान इतनी पावर कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ मीका भी ये देख लेती है और यूए को बताती है कि ये शायद शिंजी की पावर है। यू समझ जाती है कि शिंजी अपनी असली टेरिफाइंग पावर छुपा रहा था। उसे लगा था कि अगर वो लेवल 4 तक पहुंच जाए तो शायद शिंजी से टक्कर ले सकेगी, बट वो गलत थी। पास ही नात्सुकी भी हैरान है, क्योंकि शिंजी सच में वही इंसान है जिस पर उसने भरोसा किया था। बैटलफील्ड में शिंजी डार्क मोनार्क को कहता है कि अब उसकी बारी है। मोनार्क तुरंत उस पर डार्क एनर्जी से हमला करता है, लेकिन शिंजी अपनी स्वॉर्ड से उसे रोककर माउंटेन रिवर स्लैश नाम की टेक्निक छोड़ देता है। एक विशाल स्लैश बनता है जो ऑलमोस्ट डार्क मोनार्क को ढक लेता है। मोनार्क एक शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शील्ड चूर चूर हो जाता है और वो पूरी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी चेहरे पर खा लेता है। ये मार खाने के बाद मोनार्क समझ जाता है कि अब खेल नहीं है, तो वो डार्क टेंटिकल्स छोड़कर शिंजी को जल्दी से बांधने की कोशिश करता है। लेकिन शिंजी इतनी तेजी से मूव करता है कि सारी टेंटिकल्स डॉज करके सीधा मोनार्क की तरफ बढ़ जाता है। गुस्से में मोनार्क चिल्लाता है कि अगर ये स्टूपिड सोर्ड ना होती तो वो उसे अब तक मार चुका होता। शिंजी दिलचस्पी से बोलता है कि ठीक है, चल बिना सोर्ड के लड़ते हैं, और वो सोर्ड को शीथ कर देता है। मोनार्क तुरंत मौका पाकर उस पर डार्क एनर्जी ब्लास्ट फेंकता है, पर वो बस शिंजी के सर पर लगकर उछल जाती है। मोनार्क पागल होने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो अटैक लेवल 5 पीक फुल स्ट्राइक था और ये आदमी बिना खरोच खाए उसे डिफ्लेक्ट कर गया। वो सोचता है कि कहीं ये लेवल 6 या उससे ऊपर तो नहीं पहुंच गया, लेकिन शिंजी उसे बोलता है कि अगर यही तेरी फुल पावर थी तो तेरी लाइफ यहीं खत्म होने वाली है। शिंजी सोर्ड निकालकर उसे खत्म करने आता है, लेकिन डार्क मोनार्क डर जाता है, क्योंकि उसे मरना नहीं है। वो कहता है कि उसे यहां नहीं मरना, उसे और अब्सॉर्ब करके लेवल 6 या 7 तक इवॉल्व होना है ताकि वो अपनी रिवेंज ले सके। तो वो मुड़कर भागने लगता है, लेकिन शिंजी वादा करता है कि इस बार वो उसे भागने नहीं देगा। वो डाउनवर्ड स्लैश नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसे मॉन्स्टर की पीठ पर मार देता है, जिससे उसके सीने में सीधा एक बड़ा छेद खुल जाता है। एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है कि मॉन्स्टर की चीख पुकार के बावजूद उसका पूरा शरीर टुकड़ों में उड़ जाता है। मॉन्स्टर के फटते ही पूरी मिलिट्री बेस खुशी से झूम उठती है, क्योंकि उन्होंने सुपर म्यूटेटेड मॉन्स्टर को हरा दिया था और शिंजी की लाइटनिंग अब इंसानियत की उम्मीद लग रही थी।
कमांडर तुरंत ऑर्डर देता है कि घायलों को रेस्क्यू करने जाओ। कुछ दिन बाद चेयरमैन यनागी शिंजी को शहर बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वो उससे पूछता है कि उसे कुछ चाहिए क्या, क्योंकि मिलिट्री और ऑर्गेनाइजेशन उसे कोई रिवॉर्ड देना चाहती है। शिंजी कहता है कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। जब उसे पूछा जाता है कि क्या, तो वो लड़कियों की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या इन्हें यहां से जाने के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि ये उसका घर है। वो शिकायत करता है कि पिछले कुछ दिनों से ये यहीं डेरा जमाए हुए हैं और इसकी डेली लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो रही है। वो ये भी जोड़ देता है कि मीका भी बाकी दो की वजह से वियर्ड सा बिहेव करने लगी है। चेयरमैन थोड़ा सोचता है और समझ जाता है कि यूए और नात्सुकी तो कभी नहीं जाएंगी, शायद मीका जा सकती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि शिंजी दरअसल इनडायरेक्टली एक बड़ा घर मांग रहा है। वो तुरंत बोलता है कि ये सब उसे पर छोड़ दो और शिंजी को भी राहत मिल जाती है। कुछ समय बाद कमांडर और चेयरमैन जैसे बड़े लीडर्स एक मीटिंग करते हैं कि शिंजी को किस तरह का रिवॉर्ड दिया जाए ताकि पिछली ऑपरेशन की सफलता के लिए उसे सम्मान मिल सके। कोई सुझाव देता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी रिसोर्सेज दिए जाए ताकि वो देश का टॉप टियर सुपर कल्टीवेटर बन जाए, वैसे ही जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के हीरोज। कोई और सुझाव देता है कि उसे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बनाकर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाए। इसी बीच एक और इंसान सजेस्ट करता है कि शिंजी को कोई सीनियर मिलिट्री रोल दे दिया जाए और आगे चलकर वो मिलिट्री कल्टीवेटर्स को लीड और ट्रेन करे। सुप्रीम कमांडर ओपिनियंस मांगता है, तभी एक आदमी बोल उठता है कि वो इन सब के खिलाफ है। लोग उसे जनरल गेंटो कहकर पहचानते हैं और हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गेंटो सुप्रीम कमांडर से कहता है कि उसने सुना है किसी बच्चे को रिवॉर्ड देने की बात हो रही है। कमांडर उससे पूछता है कि उसका मतलब क्या है। गेंटो बोलता है कि उसे नहीं लगता कि किसी लड़के को सिर्फ इसलिए रिवॉर्ड दिया जाए कि वो लकी था और उसने एक मॉन्स्टर को हरा दिया। बाकी लोग जेंटो को टोकते हैं कि वो ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि शिंजी ने जो किया वो लक नहीं था। लेकिन जेंटो उन्हें चुप रहने को कह देता है। कमांडर बोलता है कि लेवल 5 मॉन्स्टर को हराना लक की बात बिल्कुल नहीं है। जेंटो की शंका के बावजूद कमांडर फुआ उसे साफ कह देता है कि शिंजी को रिवॉर्ड देना है या नहीं, ये फैसला गेंटो का नहीं है। आखिर जेंटो बैठ जाता है और कहता है कि अगर सब लोग रिवॉर्ड के लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं तो उसके पास कहने को कुछ नहीं। मीटिंग आगे बढ़ती है और कमांडर पूछता है कि किसी और के पास कुछ बोलना है। यानगी बोलता है कि शिंजी ने न तो फेम के लिए मदद की थी न किसी टाइटल के लिए, इसलिए उसे शायद इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। कमांडर फिर पूछता है कि यानागी के पास कोई आइडिया है क्या। तभी यानागी मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसकी बारी है चमकने की। आखिर शिंजी से पर्सनल रिश्ता उसी ने बनाया हुआ है। वो उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले उसने खुद शिंजी से पूछा था कि उसे क्या चाहिए, और उसका जवाब बिल्कुल क्लियर था। जब लोग पूछते हैं कि उसने क्या कहा, तो यानागी पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि शिंजी दरअसल एक बड़ा घर चाहता है, जहां वो युवा और बाकी सबके साथ बिना तंग हुए रह सके। बाकी ऑफिसर्स ये सुनकर हैरान भी होते हैं और खुश भी, क्योंकि उन्होंने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। लेकिन कमांडर समझ जाता है कि शिंजी शायद चाहता है कि वो लड़कियां पूरी तरह चली जाएं, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि नत्सुकी की शिंजी में खास दिलचस्पी है। कमांडर पूछता है कि क्या किसी को टीना सिटी में कोई सूटेबल प्रॉपर्टी पता है। तभी जेंटो बोलता है कि उसके पास परफेक्ट जगह है। कमांडर हैरान होता है कि जेंटो का अचानक दिल कैसे पिघल गया, लेकिन फिर भी पूछता है कि कहां। जेंटो बताता है, रियोकोको की विला एरिया, कायो डिस्ट्रिक्ट, असाकाई सिटी। बाकी ऑफिसर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि असाकाई सिटी तो सील्ड ऑफ है। किसी ने बताया कि असाकाई सिटी के म्यूटेटेड क्रीचर्स पहले ही लेवल 6 तक पहुंच चुके हैं। चेयरमैन यानागी तुरंत गेंटो से पूछता है कि वो शिंजी को इतनी परेशानी वाली जगह क्यों सुझा रहा है, जबकि कल्टीवेशन एसोसिएशन ने उसका कोई नुकसान नहीं किया। वो याद दिलाता है कि रिवॉर्ड देना है, नया मिशन नहीं। लेकिन जेंटो बोलता है कि अगर वो लड़का उस एरिया को अकेले संभाल नहीं सकता, तो वो इतने बड़े रिवॉर्ड का हकदार भी नहीं। आखिर सुप्रीम कमांडर जेंटो से पूछता है कि क्या वो उसके फैसलों पर सवाल उठा रहा है। जेंटो कहता है कि नहीं, बस वो खुद देखना चाहता है कि ये हीरो कहलाने वाला लड़का असल में कितना स्ट्रांग है। अगले दिन यानागी शिंजी को नए विला के पेपर्स देते हुए माफी मांगता है। शिंजी पेपर्स देखते ही शॉक्ड रह जाता है। ओनरशिप उसके नाम ट्रांसफर कर दी जा रही है और ये प्रॉपर्टी कम से कम कुछ 100 करोड़ येन की है। यानागी तुरंत कहता है कि अगर उसे पसंद ना हो तो वो कोई दूसरा रिवॉर्ड ढूंढ देगा, लेकिन शिंजी झट से पेपर पकड़ लेता है और बोलता है कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी कौन मना करेगा। फिर यानागी उसे बताता है कि ऐसाकाई सिटी में लेवल 6 म्यूटेटेड क्रीचर दिखा है और उसका नेस्ट इसी विला के पास है। तो मिलिट्री चाहती है कि शिंजी खुद एक स्क्वाड को लीड करके उसे खत्म करे। शिंजी कहता है कि उसे स्क्वाड की जरूरत नहीं, वो अकेले ही संभाल लेगा।
ये सुनकर यानागी घबरा जाता है। वो कहता है कि पिछला मॉन्स्टर लेवल 5 था और ये लेवल 6 है, और लेवल 5 और 6 का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। वो शिंजी को सलाह देता है कि पहले ट्रेनिंग करके ये गैप पार करे, क्योंकि वो अभी बहुत यंग है। तभी शिंजी काल्मली बोल देता है कि वो पहले ही लेवल 7 पर है। यानागी दंग रह जाता है। कुछ समय बाद एक सोल्जर जनरल जेंटो से पूछता है कि क्या शिंजी ने सच में कोऑपरेशन की बात कही है, क्योंकि ग्रीनसन सन लेक को मिलिट्री आधे महीने से सबड्यू नहीं कर पाई, और ये काम किसी 20 साल के लड़के के बस की बात नहीं है। जेंटो बोलता है कि जल्द ही पता चल जाएगा। अगर वो केपेबल नहीं हुआ तो वापस जिंदा नहीं लौटेगा। सोल्जर मानता है कि पिछली बार भी शायद शिंजी लक से जीत गया था, और जेंटो जोड़ता है कि शिंजी जैसे यंग लड़के को वेटरन से थोड़ी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तभी व्हीकल के पीछे से एक हॉट ऑफिस लेडी निकलकर जनरल जेंटो को डांटती है कि पर्सनल फीलिंग्स मिशन में दखल न दें, क्योंकि असाकाई सिटी के लिए यह मिशन सक्सेसफुल होना बेहद जरूरी है। जेंटो गुस्से में कहता है कि उसे ये बातें याद दिलाने की जरूरत नहीं। विला पहुंचने पर वही लेडी उतरकर शिंजी को ग्रीट करती है और अपना परिचय देती है, ताको सुगिता, मेयर ऑफ असाकाई सिटी की सेक्रेटरी। वो बाकी लोगों का भी परिचय कराती है, जनरल जेंटो, जो असाकाई सिटी के म्यूटेंट एक्सटर्मिनेशन ऑपरेशन का लीडर है, और लेफ्टिनेंट सूजी। आखिरकार जेंटो आगे बढ़कर पूछता है, क्या तुम वही हो जिसने टेनाई सिटी वाले लेवल 5 वेलस्प्रिंग मॉन्स्टर को हराया था? शिंजी उसे बताता है कि हाँ वही है, और पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या। जेंटो कहता है प्रॉब्लम तो नहीं है, बस उसने सोचा था कि उनकी स्क्वाड के मेंबर्स की तरह कोई टफ सा इंसान आएगा, और यहां तो एक दुबला पतला बंदा खड़ा है। ये बात शिंजी को अम्यूजिंग लगती है, तो वो जेंटो से पूछता है कि क्या उसे लगता है टफ दिखने से मॉन्स्टर्स उस पर दया कर देंगे। सूजी को यह बात चुभती है, लेकिन जेंटो शिंजी को बताता है कि अगर वो सिर्फ बातें बनाता है तो ग्रीन सन लेक से जिंदा नहीं निकलेगा, और पूछता है कि क्या वो इसके लिए रेडी है। लेकिन शिंजी उसे कहता है कि टेंशन मत ले, अगर उसे मरने से डर लगता तो वो उसे साथ आने के लिए फोर्स ही नहीं करता। आखिरकार सुगीटा उनकी हेडबटिंग रोककर उन्हें मिशन के लिए कोऑपरेट करने को कहती है। कोई जवाब नहीं देता तो वो मिशन एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्टोर होने के बाद यहां अचानक डार्क एलिमेंटल एनर्जी दिखाई दी, और अनआइडेंटिफाइड क्रीचर्स ने इस एस्टेट पर कब्जा कर लिया। रेडर स्कैन्स के मुताबिक अंदर मौजूद म्यूटेंट्स वेलस्प्रिंग लेवल 5 के हैं। पिछली मिलिट्री ऑपरेशन में 68 सिविलियंस मारे गए थे, लेकिन आखिर में मॉन्स्टर्स को एस्टेट के अंदर सील कर दिया गया था। ब्रीफिंग खत्म होते ही शिंजी आगे बढ़कर एस्टेट में घुसने लगता है, और सूजी जनरल से पूछता है कि क्या यह बंदा बिना स्ट्रैटेजी बनाए सीधा अंदर घुसने वाला है। जनरल भी हैरान होता है, लेकिन उसे फॉलो करता है क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। पेरीमीटर के अंदर पहुंचते ही शिंजी अपना सिस्टम खोलता है और याद करता है कि उसने पिछले मिशन रिवॉर्ड से एक नया एलिमेंटल स्लॉट अनलॉक किया था। अब वो सोच रहा है कि डार्क एलिमेंट ले या लाइट एलिमेंट। पास्ट लाइफ में वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए दोनों एलिमेंट्स की पूरी जानकारी उसके पास नहीं है। लेकिन यू के साथ हुई ट्रेजेडी जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए वो लाइट एलिमेंट चुनता है, क्योंकि उसमें हीलिंग एबिलिटीज होंगी जो काम आएंगी। पीछे से सूजी पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है, तो शिंजी कहता है कि नहीं, प्लान अभी नहीं है, क्योंकि टारगेट को देखे बिना प्लान बन ही नहीं सकता। सूजी गुस्से में आता है, लेकिन तभी उनकी बात कट जाती है जब एक म्यूटेटेड डॉग उन पर चार्ज करता है। जनरल तुरंत मॉन्स्टर के चेहरे पर स्मैश मारता है और उसे पीछे फेंक देता है। सूजी शॉक में है कि उससे ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर तो एस्टेट में घुसने से पहले ही आ गया, तो अंदर क्या मिलेगा। लेकिन जनरल बाकी सबको एक्शन में आने को कहता है, क्योंकि ये म्यूटेटेड डॉग कम से कम वेलस्प्रिंग लेवल 4 का है। वो आग से भरी मुट्ठियों के साथ मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और सूजी इम्प्रेस्ड है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही था कि जनरल एक लेवल 4 म्यूटेंट हाउंड को अकेले रोक सकता है। जेंटो मॉन्स्टर के चेहरे पर किक मारता है, जिससे वो लहूलुहान हो जाता है, लेकिन शिंजी बस पूछता है कि अब अंदर चल सकते हैं क्या। सूजी हैरान है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि सामने लेवल 4 मॉन्स्टर खड़ा है, लेकिन शिंजी अपनी सोड घुमाता है और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। जेंटो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, तो शिंजी उन्हें बोलता है कि आराम से आना। वो आगे जाता है। एक पल के लिए जेंटो बस खड़ा रह जाता है और सोचता है कि क्या ये बंदा सच में इतना डेंजरस है। तुरंत सूजी जनरल से कहता है कि लग रहा है उन्होंने एक खतरनाक इंसान को नाराज कर दिया है, और जनरल अग्री करता है कि उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। शिंजी दरवाजा खोलता है और महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे उन 68 लोगों की बॉडीज दिख ही नहीं रही थीं।
बाकी लोग अंदर आते हैं तो शिंजी जनरल जेंटो से पूछता है कि क्या उनकी मिलिट्री यूनिट ने कॉर्पसेस रिकवर किए थे। जेंटो बताता है कि नहीं, क्योंकि उनका सारा ध्यान मॉन्स्टर्स को एस्टेट के अंदर धकेलने में लगा था। जेंटो पूछता है कि वे क्यों पूछ रहा है, तो शिंजी समझाता है कि अगर उनकी स्टोरी सच है तो एस्टेट के अंदर मौजूद म्यूटेंट वेलस्प्रिंग 5 से भी ऊपर का हो सकता है। जनरल पूछता है क्या वो कहना चाहता है कि मॉन्स्टर्स ने कॉर्पसेस खा लिए। शिंजी बताता है कि म्यूटेंट्स शरीर नहीं खाते, वो स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। फिर भी वो सबको सावधान रहने को कहता है। शिंजी सजेस्ट करता है कि वो लोग स्प्लिट हो जाएं और पूछता है कि सेकंड फ्लोर कौन जाएगा। जिंटो तुरंत कहता है कि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, इसलिए शिंजी खुद सेकंड फ्लोर जाता है और उन्हें बेसमेंट देखने को कहता है। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर शिंजी हैरान है कि वहां कॉर्पसेस की हड्डियां तक नहीं मिल रही। वो अपना लाइट एट्रीब्यूट एक्टिवेट करता है और करते ही उसे डार्क एनर्जी की एक ट्रेल महसूस होती है। उधर बेसमेंट में जेंटो और सूजी जांच कर रहे हैं और सूजी बताता है कि यहां कुछ बहुत ऑफ लग रहा है। जनरल उसे सावधान रहने को कहता है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर उनके ऊपर से कूदकर सामने लैंड करता है। दोनों उस मॉन्स्टर पर एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन मॉन्स्टर 3 फैंटम स्लैशेस छोड़ता है। जनरल फायर अटैक से उन्हें रोक तो लेता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर सूजी पास जाकर फिनिक्स स्टाइल कॉम्बैट की संगन फिस्ट से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर की स्किन इतनी थिक है कि उसका वार भी नहीं चलता। मॉन्स्टर उसकी ओर मुड़कर उसे फाड़ने ही वाला होता है। तभी जनरल उसे बचाने आता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी टेल से उसे उड़ा देता है और वह लकड़ी के प्लैंक्स तोड़ते हुए गिरता है। ये देखकर सूजी आग बबूला हो जाता है और मॉन्स्टर पर दोबारा हमला करने छलांग लगाता है। जनरल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से लाइटनिंग चमकती है और मॉन्स्टर को एक ही पल में जला देती है। सूजी शॉक्ड रहता है, तो शिंजी उससे कहता है कि उसे एक ही डॉग से निपटने में बड़ा टाइम लग गया। जनरल स्टन्ड है कि शिंजी ने मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। वो पूछता है कि आखिर शिंजी कितना पावरफुल है, लेकिन शिंजी कहता है कि वो क्या पूछ रहा है, फाइनल बॉस तो अभी आया ही नहीं। जनरल जेंटो पूछता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर नहीं था जो रियोयोको लेक विला में नेस्टिंग कर रहा था। शिंजी बताता है कि ये तो बस उसका अवतार था। डिटेल एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी, इसलिए शिंजी डिसाइड करता है कि उन्हें असली दुनिया दिखा देता है और अपनी लाइट एनर्जी एक्टिवेट कर देता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि बाकी लोग आंखें भी नहीं खोल पाते। जैसे ही रोशनी कम होती है, उन्हें कई उसी तरह के मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो चारों तरफ फैले हुए डेड बॉडीज को खा रहे होते हैं। जनरल शॉक में है और समझ जाता है कि वो लोग तो बस एक से जूझ रहे थे, जबकि यहां दर्जनों मौजूद हैं। सूजी डर के मारे पसीने में भीग जाता है और पूछता है कि इतने सारे यहां कैसे। शिंजी कहता है कि इसमें हैरानी क्या है, ये तो मॉन्स्टर्स नेस्ट है, इतनी संख्या में होना नॉर्मल है। तुरंत जेंटो कहता है कि उन्हें रिट्रीट करके रीइंफोर्समेंट्स बुलानी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री की मदद के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते और न ही इन मॉन्स्टर्स को साफ कर सकते हैं। हालांकि शिंजी फौज को बुलाने से इनकार करता है, क्योंकि विला उसका रिवॉर्ड है और अगर यह जगह जल जाएगी तो उसके पास रहने के लिए कोई रूम नहीं होगा। वह समझाता है कि इन वीकलिंग से निपटना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन्हें खत्म करने के लिए एक ही स्ट्राइक करता है। अपनी स्वॉर्ड की एक स्लैश से वह उनके चारों ओर एनर्जी का वर्लपूल छोड़ देता है। शिंजी थंडर फेम, एक्सट्रीम फ्लैश, स्लैश का यूज करता है और एक ही बार में सभी डॉग्स को काट देता है। जेंटो और सूजी लगभग अपने जबड़े गिरा देते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उसने उन मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही स्लैश में हरा दिया। कुछ ही मोमेंट्स बाद जेंटो शिंजी के नाम के साथ एक सम्मानजनक शब्द जोड़ता है और कहता है कि वह सरप्राइज्ड है। वह स्वीकार करता है कि उसने सोचा था कि वह यहां मर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शिंजी उन्हें एक ही स्ट्राइक में हरा सकता है। शिंजी बताता है कि उन्होंने विला में छिपे सभी मॉन्स्टर्स को नहीं हराया है, क्योंकि वे सिर्फ छोटे मोटे थे। जनरल लगभग अपना दिमाग खो देता है और सोचता है कि उसने उन मॉन्स्टर्स को छोटे मोटे कैसे कहा, क्योंकि इसका मतलब है कि वे यूजलेस हैं, जबकि उनके खिलाफ जीतने में उन्होंने इतनी मेहनत की। अंततः गेंटो शिंजी से कहता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि पिछले महीने की मिलिट्री सर्वे में दिखाया गया था कि वहां का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल सिर्फ वकासिन लेवल 5 था। शिंजी समझाता है कि इसका मतलब है कि पिछले महीने में मॉन्स्टर्स ने इवॉल्व किया है। यह सूजी को डराता है, जो पूछता है कि क्या उनके खिलाफ उनका कोई चांस है। शिंजी उसे बताता है कि जब तक वे पास रहेंगे सब ठीक रहेगा। जब वे खुशी खुशी अग्री करते हैं, शिंजी सुझाव देता है कि वे अंदर जाएं
और रास्ते में कुछ और मॉन्स्टर्स को अपनी कुछ स्लैश से नष्ट करें, जेंटो पीछे से देखता है और एक कल्टीवेटर की अद्भुत पावर को देखता है। सूजी भी पीछे से देखता है और चिंता करता है कि वे शिंजी के लिए डेड वेट की तरह होने लग रहे हैं। जेंटो को एहसास होता है कि उन्होंने पहले फ्लोर के मॉन्स्टर्स को 10 मिनट से भी कम में साफ कर दिया है। इस बीच जब शिंजी मॉन्स्टर्स को हराता है, उसे बैकयार्ड से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास होता है। वह बैकयार्ड की तरफ बढ़ता है और दूसरों को कहता है कि धीरे धीरे उसका पालन करें। वह बैकयार्ड की ओर रश करता है और जो देखता है उससे सरप्राइज्ड हो जाता है। वह देखता है कि पानी के ऊपर एक जायंट रेड क्रीचर फ्लोट कर रहा है, जिसके बाहर डार्क एनर्जी के टेंटिकल्स निकले हुए हैं। वह कंक्लूड करता है कि यह विला एरिया का फाइनल बॉस होगा, तो वह खुद को चार्ज करता है इसे हराने के लिए। सूजी शिंजी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गेंटो उसे रोकता है ताकि वह शिंजी को उसकी पावर कॉन्सेंट्रेट करने से रोक ना सके। सूजी सोचता है कि शिंजी इतनी इमेंस पावर कैसे इकट्ठा करने वाला है, तो जेंटो उसे बताता है कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है। अपेरेंटली उसने यह आसकाई सिटी स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ देखा था, जो वाकुसेन लेवल 6 का पावरफुल वॉरियर था, जिसका नाम केनमोची था। जब शिंजी अपनी पावर इकट्ठा करता है तो रेड ब्लॉब से एक मॉन्स्ट्रस हैंड बाहर निकलती है। शिंजी जल्दी से एक स्ट्राइक करता है जिसे त्सुकाबन वेन रिलीज कहा जाता है। हालांकि इस स्ट्राइक से सिर्फ आउटर लेयर नष्ट होती है और असली मॉन्स्टर कोकून से बाहर निकलने के लिए मजबूर होता है। बाकी लोग विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने इतना पावरफुल मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। लेकिन शिंजी खुश होता है कि वह फाइनली कुछ स्ट्रेंथ वाले सामने है। मॉन्स्टर तुरंत शिंजी पर डार्क एनर्जी फेंकता है, लेकिन वह उससे बच निकलता है। अगले मॉन्स्टर अपने माउथ से डार्क एनर्जी कॉफ करता है, लेकिन शिंजी इसे अपॉर्चुनिटी मानकर अपनी लाइट एनर्जी से एक रेडिएंट व्हर्लविंड रिलीज करता है। व्हर्लविंड क्रीचर के चेस्ट पर लगता है, जिससे बाकी लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ही बर्ड घूमता है, शिंजी उसके पीछे जंप करता है ताकि वह एस्केप न कर सके। फिर वह उससे हेड ऑन फेस करता है और खुद को लाइट और लाइटनिंग बैरियर से प्रोटेक्ट करता है। वह बर्ड से क्लैश करता है यूजिंग एक मूव जिसे वन ब्लेड अक्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर्स कहा जाता है, और अटैक बर्ड को जमीन पर फेंक देता है। इसके रिकवर करने से पहले शिंजी क्रॉस स्लैश मूव का यूज करता है और मॉन्स्टर को और डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बीच बाकी लोग शिंजी की इनक्रेडिबल पावर का सेलिब्रेशन करते रहते हैं। अंततः शिंजी बर्ड के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि यह विला उसका है। जैसे ही बर्ड की बैग जमीन की तरफ होती है, शिंजी उसे आफ्टर लाइफ का वन वे टिकट देने की कोशिश करता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर को मारने वाला होता है, ग्रीन लाइट का एक अटैक मॉन्स्टर के शरीर से होकर निकलता है, इसलिए शिंजी जल्दी से अटैक की लाइन से बाहर जंप कर जाता है। मॉन्स्टर हट जाने के बाद गेंटो शिंजी की सक्सेस का सेलिब्रेशन करता है, लेकिन शिंजी बताता है कि यह काम किसी और ने किया। वह उस व्यक्ति से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि उसने पहले ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लो को नोटिस कर लिया है। अचानक एक और आदमी आता है और शिंजी से पूछता है कि क्या सच में इस मॉन्स्टर को मारने की जरूरत है, क्योंकि वह पहले ही जीत चुका है। हालांकि गेंटो इस आदमी को फेमस केनमोची के रूप में पहचान लेता है। वह उससे पूछता है कि वह यहां क्यों है। शिंजी जेंटो से पूछता है कि क्या वह इस आदमी को जानता है, तो जेंटो उसे असाकाई सिटी स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाक्युसेन लेवल 6 का पावरफुल वॉरियर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। जेंटो शिंजी को टेनकाई सिटी का जीनियस कल्टीवेटर बताता है और जोड़ता है कि वह यहां मिलिट्री के रिक्वेस्ट पर आया है ताकि इस मॉन्स्टर की लाइफ खत्म कर सके। तो केनमोची शिंजी से पूछता है कि क्या वह इस मॉन्स्टर की लाइफ बचा सकता है, क्योंकि वह इसे रिसर्च के लिए यूज करना चाहता है। जेंटो इसे फाइन कहने की कोशिश करता है, लेकिन शिंजी कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि केनमोची को इस मॉन्स्टर के फेट को डिसाइड करने का या उसके चॉइसेस डिक्टेट करने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से जेंटो शिंजी को समझाने की कोशिश करता है कि आसकाई सिटी में सारी मिलिट्री ऑपरेशंस सिर्फ केनमोची के सपोर्ट से ही संभव थीं। सूजी जोड़ता है कि केनमोची एक अच्छे इंसान हैं जिन्होंने अपनी लाइट एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी से अनगिनत सोल्जर्स को बचाया है। आखिरकार केनमोची अग्री करता है कि इस मॉन्स्टर ने कई लोगों को मारा है, लेकिन इसे सिर्फ मारने की बजाय टेम करना और ह्यूमैनिटी का फ्रेंड बनाना बेटर होगा। केनमोची मॉन्स्टर को अपनी लाइट एनर्जी से कवर करता है, लेकिन शिंजी अपनी साइड से एक लाइटनिंग स्ट्राइक रिलीज करता है। केनमोची को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है और जब उसे शिंजी की सोर्ड स्लैश से अटैक किया जाता है तो केनमोची अपनी लाइट एनर्जी से अटैक को ब्लॉक करता है। केनमोची अपनी पावर से स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वह एडमिट करता है कि शिंजी काफी स्ट्रांग है आखिरकार।
वह शिंजी से पूछता है कि उसके एक्शंस का मतलब क्या है और क्या उसका इरादा उसे फाइट करने का है या वह ह्यूमैनिटी का एनिमी बनना चाहता है। शिंजी दोहराता है कि इस मॉन्स्टर ने बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइव्स ले ली हैं और उसे अपनी ही लाइफ से पे करना होगा। और दूसरा, वह किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता। सबसे महत्वपूर्ण, शिंजी मेंशन करता है कि इस मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी एबनॉर्मल बिहेव कर रही थी जब से केनमोची आया, तो वह अपनी सोर्ड केनमोची की ओर पॉइंट करता है। जेंटो शिंजी से पूछता है कि एबनॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी से उसका क्या मतलब है। शिंजी समझाता है कि मॉन्स्टर केनमोची से जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है उससे ज्यादा डर रहा है, बजाय उससे जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। केनमोची जवाब देता है कि शायद मॉन्स्टर डर रहा है क्योंकि उसने उसे लाइट केज में पिन किया था। तो शिंजी कहता है कि वह इसे अपनी स्पेशल एबिलिटी से कंफर्म करेगा, जिससे वह मॉन्स्टर की रिमेनिंग मेमोरीज में देख सकता है। सभी सोचते हैं कि उसने यह पावर कहां से पाई। तो शिंजी एक्सप्लेन करता है कि उसने इसे टेनकाई सिटी में मॉन्स्टर्स को हराते समय चांस से पाया। अपेरेंटली उसे स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके लिविंग क्रीचर के ब्रेन मेमोरीज पढ़ने की एबिलिटी है। जब वह केनमोची के पास से गुजरता है, केनमोची इसे रिडिकुलस मानता है, लेकिन शिंजी मॉन्स्टर पर हाथ रखता है और अपनी लाइट एनर्जी से मॉन्स्टर की मेमोरीज स्कैन करता है। लाइट एनर्जी मॉन्स्टर को ओवरवेल्म कर देती है, लेकिन शिंजी डिसाइड करता है कि उसे आगे पीछे भी जाना होगा। स्पिरिचुअल एनर्जी इन्फ्यूजन के मेथड के कारण अचानक केनमोची अनकंफर्टेबल हो जाता है और शिंजी पर ब्लास्ट करता है, लेकिन शिंजी जल्दी से जरूरी इन्फो प्राप्त कर लेता है और अपनी सस्पिशन कंफर्म करता है। वह अपनी सोर्ड स्लैश से केनमोची के अटैक का जवाब देता है और यह बाकी लोगों को शॉक कर देता है कि केनमोची शिंजी पर अटैक करेगा। केनमोची अचानक डिक्लेयर करता है कि उसे शिंजी को मारना पड़ेगा क्योंकि उसने उसका सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है। शिंजी केनमोची से पूछता है कि क्या उसने विला में बर्ड लाइक मॉन्स्टर को रेज किया। तो जेंटो उससे पूछता है कि वह क्या बात कर रहा है। सूजी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि वह जानता है कि केनमोची ने मिलिट्री की एक्सटर्मिनेशन एफर्ट्स में मदद की थी। हालांकि शिंजी पूछता है कि वह मॉन्स्टर अब तक कैसे सरवाइव कर पाया। तो गेंटो जवाब देता है कि शायद इसलिए कि लास्ट टाइम वे इतना डीप नहीं गए थे। शिंजी जेंटो से पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा मानता है। फिर वह केनमोची से पूछता है कि क्यों यह मॉन्स्टर उसके आते ही ट्रेम्बल कर रहा है, जैसे उसने इसके साथ कुछ टेरिबल किया हो। आखिरकार केनमोची मानता है कि शिंजी काफी शार्प है, लेकिन वह जोड़ता है कि इंटेलिजेंट लोग आमतौर पर शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले होते हैं। ये जेंटो को सरप्राइज करता है, जो पूछता है कि क्या शिंजी ने जो कहा वह सच है। तो केनमोची कंफर्म करता है कि उसने इस विला में मॉन्स्टर को रेज किया था। हालांकि वह जोड़ता है कि उसने इसे ह्यूमंस की रक्षा करने के लिए बनाया था, उन्हें मारने के लिए नहीं। ये जेंटो को अनॉय करता है, इसलिए वह केनमोची को बास्टर्ड कहता है क्योंकि उनके कॉमरेड्स को असाकाई सिटी को वापस लेने के लिए अपनी लाइफ खोनी पड़ी। इसके बावजूद केनमोची जवाब देता है कि उनकी डेथ्स व्यर्थ नहीं गईं, क्योंकि उनके सैक्रिफाइस की वजह से वह मॉन्स्टर को एक बार में वकस लेवल 6 तक ले जाने में सक्षम हुआ। यह सूजी को इरिटेट करता है कि वह उनके लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल करेगा, लेकिन केनमोची उसे बताता है कि उसके जैसे लोग जो सोसाइटी के बॉटम में हैं, उसकी रीजनिंग को नहीं समझ सकते। केनमोची एक्सप्लेन करता है कि इस मॉन्स्टर का यूज अन्य मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए किया जा सकता है जब यह फुल्ली कल्चरेट हो जाएगा, जिससे सोल्जर कैजुअलिटीज कम होंगी। वह यह भी बताता है कि मॉन्स्टर के एवोल्यूशन का स्टडी करके वे नोन मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। केनमोची कहता है कि मॉन्स्टर पूरी तरह उसके कंट्रोल में है, तो वह उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि वे बहुत कुछ जानते हैं। वह शिंजी पर लाइट एनर्जी फायर करता है, लेकिन सिस्टम शिंजी से पूछता है कि क्या वह मैसिव लाइट एट्रीब्यूट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहेगा।